बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में माली साल 2021-22 के बजट की तैयारी का अमल अब तकरीबन मुकम्मल होने वाला है और बजट कैसा होगा उसके खदोखाल भी सामने आना शुरू हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले चंद माह से हुकूमत माशी हवालों से मस्बत इशारिये बता रही है, लेकिन अगर अवाम की तरफ देखा जाए तो रिलीफ वहाँ पर हमें बहुत कम नज़र आता है। बहुत सारे माहिरीन का ये ख्याल है कि जो शरह नमू है उसको तरक्की नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरीके से अदाद शुमार किए जाते हैं जमा और जैसे वो रिलीज़ होते हैं उसका ये मतलब नहीं होता कि अगर शरह नमू बढ़ गई है तो मुल्क में तरक्की भी हो रही है। ये किस हद तक दुरुस्त तासुर है, कुछ आज उस हवाले से बात करने की हम कोशिश करेंगे। महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तकरीबन 11% तक रही है महंगाई इन महीनों में, और आइंदा जो साल है उसमें भी महंगाई की शरह यही रहेगी। अभी हमने देखा था कि तेल की कीमतें आलमी मंडी में ज़्यादा हुई थी, लेकिन हुकूमत ने अवाम पर बोझ नहीं डाला। लेकिन IMF की शराइत के मुताबिक आइंदा माह से या जब ये बजट पेश हो जाएगा उसके बाद से हुकूमत को कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी, तो फिर महंगाई की शरह कहाँ पर चली जाएगी। अगर बिजली की, पेट्रोल की, तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो वो हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो तजारती खसारा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंपोर्ट बिल बढ़ता ही चला जाता है, एक्सपोर्ट्स बहुत थोड़ी हैं। अगरचे हम कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, हम कह रहे हैं कि जो हमारी फसलें हैं वो बहुत अच्छी हुई, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा मदद मिली है पाकिस्तान की इकॉनमी को, लेकिन इसके बावजूद जो कोर इश्यूज़ हैं वो वहीं के वहीं पर हैं। अगर हुकूमत सब्सिडीज़ कम करती है, जिसका कुछ इशारा मिल रहा है पावर सेक्टर के लिए बिलखुसूस, तो उसकी वजह से सर्कुलर डेट भी बढ़ने का अंदेशा है, और फिर हमारी डेट सर्विसिंग जितनी महंगी पाकिस्तान कर रहा है इतने अरसे से, उसकी भी आप समझ सकते हैं कि उसकी वजह से भी पाकिस्तान की इकॉनमी पर एक मुकम्मल और मुसलसल बोझ जो है वो उसी तरीके से जारी रहता है। आम आदमी के लिए रिलीफ कैसे मुमकिन है, वो कौन सी तब्दीलियां हैं, वो कौन से एलोकेशंस हैं जिसकी तरफ हुकूमत को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमने सुना है कि तरीन साहब ये इरादा रखते हैं कि वो डेवलपमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करेंगे, लेकिन क्या डेवलपमेंट स्पेंडिंग से पाकिस्तान के आम आदमी का जो मामला है उसके घर के माशी हालात बेहतर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। फिर हम सब्सिडीज़ जो हैं वो कितना सस्टेनेबल सोल्यूशन है, और सस्टेनेबल सोल्यूशन इनफैक्ट है क्या। अगर हम 4% भी शरह नमू को मान लेते हैं, जिसके ज़ाहिर हुकूमत को क्रेडिट जाता है, कुछ उन्होंने स्ट्रक्चरल चीज़ें भी करने की कोशिश की है पाकिस्तान की इकॉनमी में, वो बहुत सारी चीज़ों को रिफॉर्म करने का इरादा भी रखते हैं। कम कामयाबियां हमें रिफॉर्म की सतह पे नज़र आती हैं। बहरहाल एक इरादा हमें बड़ा वाज़ेह नज़र आता है कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम FBR को रिफॉर्म करना चाहते हैं, वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, वो टैक्स नेट को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद चैलेंजेस अपनी जगह पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, पाकिस्तान के मारूफ माहिर माशियात भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। डॉक्टर शुमाइल दाऊद हमें प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्ट ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जाहिद लतीफ़ खान साहब जो कि चेयरमैन इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के, वो भी हमें ज्वाइन करें। जाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब पहले आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि जो हुकूमत इस वक्त दावे कर रही है जिस शरह नमू के, और जो बहुत अच्छे और मस्बत इशारे नज़र आ रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन अवामी सतह पर और अवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए वहाँ पे हमें नज़र नहीं आता, तो उसकी बुनियादी वजह आपके ख्याल में क्या है? नहीं, आई थिंक ये हमें बड़ा केयरफुली एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है वो खासा तब्दील हो चुका है। आई मीन उसको अगर आप एक ही पैमाने पे आप मेजर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में एक रूरल इकॉनमी है और एक पाकिस्तान में अर्बन इकॉनमी है, और इन दोनों इकोनॉमीज पे डिफरेंट इम्पैक्ट्स पड़े हैं पिछले जो पॉलिसीज़ के या कोरोना के या IMF प्रोग्राम के फॉर दैट मैटर। हमें बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि मुल्क का दिवालिया हो गया था। तकरीबन रोज़ाना का जो खसारा था डॉलर्स में, वो $100 मिलियन का रोज़ाना खसारा था जो आप फाइनेंस नहीं कर सकते थे, और उसके लिए आपको IMF के पास जाना पड़ा। बहरहाल ये एक पुरानी अब बात हो गई है कि
डिवैल्यूएशन हुई, रुपए की कीमत 160 रुपए तक चली गई, अब स्टेबलाइज होके 154 के करीब है। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि अब ग्रोथ के ट्रेंड्स नज़र आने शुरू हुए हैं, एक्सपोर्ट्स जो है वो उठनी शुरू हुई हैं, इन्वेस्टमेंट जो है वो उठ रही है, स्टॉक मार्केट जो है वो परफॉर्म कर रही है और उसमें खासी एक्साइटमेंट है और रिकवरी नज़र आ रही है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान को बड़े इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मार्केट्स जो हैं अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान कैपिटल मार्केट्स में भी जा रहा है, अभी यूरो बॉन्ड्स किए हैं, सुकूक्स किए हैं, और ये वापडा ने जो ग्रीन बॉन्ड किया है वो भी बड़ा अच्छा गया है और बड़ी अच्छी उसकी सही। प्राइसिंग अच्छा मिली। डॉक्टर साहब, ये जो आप तो मस्बत एक अशारिये बात बता रहे मैं हैं। जो है मुकम्मल कर लूँ जी कि जी। अब रूरल इकॉनमी जो है उसको कोरोना की वजह से कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। नंबर टू, रूरल इकॉनमी में क्योंकि प्रोक्योरमेंट इस वक्त बड़ी अच्छी हुई है, वीट की, शुगर केन की, मेज़ की प्राइसेस बड़ी अच्छी मिली हैं, तो रूरल इकॉनमी में बहुत बेहतर हालात हैं पहले से, और वहाँ की गुर्बत में भी कमी आ रही है। अच्छा। अर्बन इकॉनमी जो है उसको ज़्यादा हिट हुआ है कोरोना की वजह से भी और महंगाई की वजह से भी। उसके दो रीजंस हैं। नंबर वन कि आपकी सर्विसेज जो सेक्टर है वो अर्बन एरियाज में बहुत बड़ी है, पार्ट है इकॉनमी का, और कोरोना की वजह से सर्विसेज सेक्टर बुरी तरह अफेक्ट हुआ। अभी तक जो है रेस्टोरेंट्स और शादीगर या इस किस्म की चीज़ें जो है उनमें प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। बाज़ारों में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट ग्रेजुअली वो उठ रही हैं। और जो कोरोना की वजह से बाकी दुनिया में तबाही हुई है वो अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह की तबाही हमें नहीं, हम उससे बच गए हैं। लेकिन अगर आप हमसाया मुल्कों को देखें या बरतानिया को देखें या यूरोप को, ब्राज़ील को, तो वहाँ खासी तबाही हुई है जिससे हम बच गए हैं। तो अब रिकवरी की तरफ हम जा रहे हैं, और अर्बन इकॉनमी में जो खुशखबरी है वो ये है कि अर्बन इकॉनमी में अब इन्वेस्टमेंट बड़ी हो रही है। नंबर दो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो जो कि ज़्यादातर अर्बन है उसमें खासी तेज़ी आ रही है, और वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपनी फुल कैपेसिटी की तरफ जा रहा है, और उधर भी अब इन्वेस्टमेंट आ रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, सो आई थिंक मैं आपसे पाकिस्तान सस्टेनेबिलिटी के जो प्रेडिक्शंस हैं वो भी पूछूंगी, लेकिन मैं ज़रा बाकी मेहमानों से भी पूछ लूं कि आपने जिन मस्बत आशारियों की तरफ जिक्र किया है, जाहिर है कोरोना के बुरे हालात के बावजूद पाकिस्तान में बहुत सारे सेक्टर्स में हमने बड़ी वाज़ेह ग्रोथ देखी है। डॉक्टर शुमाइल, आपको क्या लगता है कि अब जिस जगह पे हम हैं और हुकूमत कहती है कि हम टेक ऑफ कर रहे हैं, और हुकूमत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से भी अपनी कमिटमेंट को बार बार रीट्रेट करती रही है, और वो कहते हैं कि टीम्स भी हम इसीलिए बदलते रहे हैं, नए लोग भी हम इसीलिए लाते रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो रिफॉर्म एजेंडा है इकॉनमी के हवाले से वो कम से कम हम किसी हद तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन करा सकें। चैलेंज आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान की बात को आगे लेके चलते हुए इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत चूँकि IMF प्रोग्राम के मुताबिक चल भी रही थी और ये एक बीच में डिसरप्टर आ गया कोविड की सूरत में, और उसके बावजूद प्रोग्राम हमें को सपोर्ट भी मिली इंटरनेशनल IMF से भी, इंटरनेशनली भी, और वो जो डायरेक्शन ली उसकी वजह से अब स्टेबिलिटी की तरफ हम आ गए। तो चैलेंज जो अब सबसे बड़ा ये है कि ऊपर की सतह पे जो अशारिये हैं वो तो बेहतर हो गए, और उसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बेहतर हो जाएगा, हमारा इमेज भी बेहतर हो जाएगा। हम डेटर्स की यानी कि जो हमें लेंडर्स हैं उनके मुकाबले में उनके सामने हमारी रेटिंग भी बेहतर हो गई, और ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं, खुश आइंद हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि हमें निचली सतह पे, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, कि हमें निचली सतह पे इसके जो फवायद हैं उनको किस तरह लेके आना है। क्या हम ऊपर की सतह पे जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसका फायदा जो है वो कॉमन मैन तक कैसे आ रहा है, जॉब किस तरह बढ़ रही हैं, जो एक साल में कोविड के दौरान बहुत सी जॉब्स लूज हुई हैं, और गुर्बत डेफिनेटली अर्बन कम्युनिटी उतनी हिट नहीं हुई, मतलब रूरल कम्युनिटी नहीं हुई, अर्बन हिट हुई है, उसके अंदर किस तरह से जॉब्स मजीद क्रिएट किए जाएं, और लॉसेस को किस तरह से कट किया जाए। तो मेन जो है कि वो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जॉब्स क्रिएट करनी है, या जो आपका जो लोगों का जो
जरिया माश है उसको बढ़ाना है। ये असल चैलेंज है, जिसका मतलब है कि मैक्रो से हमने माइक्रो की तरफ जाना है, और उसी में वो फिर आप गरीब तबकात को हमने सपोर्ट भी करना है, चाहे वो एहसास के थ्रू उसके जरिए हो, लेकिन असल चीज सस्टेनेबल मॉडल है। यस। क्योंकि ये जो डायरेक्ट हम कैश ट्रांसफर्स कर रहे हैं, इसकी कोई ना कोई एक आके हद आ जाएगी। हमें कुछ ना कुछ सस्टेनेबल कंपोनेंट की तरफ जाना है, और हमें कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव्स तलाश करने हैं। तो मेरी नज़र में ये हमेशा से रहा है, ये मैं नहीं कहूंगा कि ये कोई पहली दफा है, ये हर दफा हर बजट के अंदर यही डिस्कशन होती है। लेकिन हम जब स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं, उसके बाद आगे जाने के बाद हम उस स्टेबिलिटी को लूज कर जाते हैं, और फिर उसको हम इसे कहते हैं कि उसको एक कंटिन्यूएशन नहीं लेके चलते। तो ये एक उम्मीद हम कर रहे हैं कि शायद ये जो टीम है, जो नई टीम आई है, मिनिस्टर साहब और पूरी टीम, शायद ये उस विगर के साथ ये कन्वर्जन्स कर लेंगे ठीक है, कोई माइक्रो लेवल के सस्टेनेबल ऊपर। मॉडल आपको नज़र, आप कह रहे हैं कि शायद आ जाए। जाहिद साहब, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को देखें तो वो भी बड़ी इम्प्रूव हुई है, और हम मुसलसल उसमें इजाफा देख रहे हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज की सतह पे तो रिफ्लेक्शन नज़र आता है कि हुकूमत जो दावे कर रही है मौशी तरक्की के, वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम इकनॉमिक डायरेक्शन की बात करें तो आप कैसे देखते हैं, हम वाकई किसी सस्टेनेबल मॉडल की तरफ बढ़ सकते हैं जिस जगह पर आज पाकिस्तान की इकॉनमी खड़ी है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया है, और यकीनन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके रीजंस हैं, उसके रीजन ये हैं कि बेसिकली जहाँ पे कोविड ने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट किए, वहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ भी आई। और अब अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ की डिमांड और ग्रोथ में इजाफा हमें देखने में नजर आया। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर सीमेंट, स्टील, ग्लास, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हुई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बहुत डिमांड क्रिएट हुई है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत डिमांड क्रिएट हुई है। बिकॉज ऑफ बैड सिचुएशन इन इंडिया, पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिल्स को एक बहुत ज़्यादा अच्छा मिला है, एक्सपोर्टर्स को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, उनको एक मार्केट मिली है जहाँ पे वो कर सकते हैं। फिर यूएस ने पिछले एक सवा साल में जब से कोविड आया है, उन्होंने $6 ट्रिलियन अपनी मार्केट में पंप किए हैं, और उसका जो इफेक्ट है वहाँ पे बाइंग पावर क्रिएट हुई है। तो जहाँ से पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अमेरिका में, चाहे वो टेक्सटाइल के शोबे में हो, चाहे वो लेदर के शोबे में हो, इवन स्पोर्ट्स गुड के हवाले से भी अच्छी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं स्टॉक मार्केट में जो तेजी का रुझान है उसके हवाले से। अब जैसे मेरे से पहले दो एमिनेंट स्पीकर्स ने जो बात की है वो यही है कि मैक्रो लेवल पे तो हम देख रहे हैं कि चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव हुआ है, एग्रीकल्चर एक्सेप्ट कॉटन इम्प्रूव हुआ है, सर्विसेज सेक्टर इम्प्रूव हुआ है, हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पहले की निस्बत इम्प्रूव हुई हैं। ये सब चीज़ें तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ये मैक्रो लेवल की चीज़ें हैं। अब उसको माइक्रो लेवल पे ट्रांसलेट कैसे होना है, इसको हमने देखना है। और जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट कर रही है उसको हमने देखना है कि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो कैसे आम लोगों तक पहुंचता है। सही। बट आई सिंसियरली बिलीव कि थिंग्स आर इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, आप बिलीव करें। अच्छा डॉक्टर सलमान शाह साहब, जो इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि माजी में ज़ाहिर है आप भी इस पूरे सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग सतह पे भी, डिसीजन मेकिंग सतह पे भी, जहाँ पे हम थोड़ी सी ग्रोथ की तरफ जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो लूज़ होना शुरू हो जाती है। तो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में वो बड़े बैरियर्स हैं कौन से, कि जिसकी वजह से वो जितना भी हमने गेन किया हो, चाहे ग्रोथ हम बेहतर कर पा रहे हों, बैरूनी कर्ज़ों में हम कमी कर दें, तजारती खसारा किसी हद तक कम कर लें, इसके बावजूद हम एक ख़ास हद से ऊपर नहीं जा सकते तरक्की में? आई थिंक दो तीन चीज़ें हैं इसमें। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि हम मसनूई तौर पे एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करते रहे हैं, जिसने हमारे एक्सपोर्ट्स को नॉन कम्पिटिटिव किया, जिसने इंपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया, और जिसकी वजह से बैरून मुल्क कर्ज़े हमारे पे बहुत ज़्यादा चढ़ गए। और हमें क्योंकि कर्ज़े हमें मिल रहे थे तो हम लेते चले गए, और बेदरेग हमने कर्ज़े लिए, और तकरीबन $100 अरब का फ़ॉरेन लोन पोर्टफोलियो जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा डेडली साबित हो रहा है, क्योंकि हमारे पे
हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है उसको सर्विस करने के लिए। लेकिन अब जो एक्सचेंज रेट मार्केट बेस्ड किया है, इसके दो बहुत बड़े फायदे हैं। एक तो ये है कि हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत अट्रैक्टिव हो गई है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी एक्सपोर्ट्स जो है उसमें बहुत कम्पिटिटिवनेस हमारी आ रही है। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारी रूरल इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक किस्म का बहुत ज़्यादा सब डिप्रेशन थी, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर में वो प्राइसेस उनको नहीं मिलती थी जो इंटरनेशनल लेवल की प्राइसेस होती थी। तो अब वो डिवेल्यूएशन की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी बड़ा प्रॉफिटेबल होता जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो अब परमानेंट चेंज है कि एक्सचेंज रेट जो है वो कभी भी अब फिक्स नहीं हम करेंगे, उसको मार्केट बेस्ड रखेंगे। इंटरेस्ट रेट्स भी हमारे मार्केट बेस्ड तकरीबन हो चुके हैं और नीचे आके स्टेबिलिटी की तरफ हम चले गए हैं। अब बात आती है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारी इकोनॉमी जो है उसको competitive बनाने के लिए, ग्लोबली competitive बनाने के लिए माइक्रो लेवल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि हमारी आबादी जो है वो शहरों की तरफ जा रही है और एक अर्बनाइजेशन ट्रेंड है पाकिस्तान में जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ है पाकिस्तान में। और सही। उसके साथ अगर हम इस ट्रेंड को सही तरह से मैनेज किया तो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी, क्योंकि अर्बन इकोनॉमी जो है वो रूरल इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी है और उसमें वैल्यू एडिशन भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने अपने शहरों को मैनेज करना है और शहरों की इकोनॉमीज़ जो हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक करनी है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना है। और जो वैल्यू चेन्स हैं पाकिस्तान में उनको हमने ग्लोबल वैल्यू चेन्स में ठीक है कन्वर्ट डॉक्टर साहब, मैं करना यहाँ पे कतई है। कलामी करूंगी, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस मैं आऊंगी इसी बात के ऊपर कि अर्बनाइजेशन के उसका एक डाउन साइड भी है। और वो डाउन साइड पाकिस्तान में हमने कराची में देखा है कि उन्हीं रिसोर्सेज के ऊपर जब एक इतना इन्फ्लक्स हो जाता है पॉपुलेशन का, उसका क्या होता है। फिर हम स्पेसिफिकली बजट एलोकेशन के ऊपर भी कुछ बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान के मुआशी ढांचे में किस तरह की इस्लाहात की ज़रूरत है। जब भी पाकिस्तान में माली साल के लिए बजट का ऐलान किया जाता है तो ये तमाम बहस होती है कि किस सेक्टर को हम क्या एलोकेशंस कर रहे हैं और कहाँ पे हमें मार पड़ जाती है अगर हमारी ग्रोथ भी बढ़ जाए, शरह रबू बेहतर होने के बावजूद भी। फिर वहाँ पे हम सर्कुलर डेट की बात करते हैं, फिर हमारे ऊपर जो बैरूनी कर्ज है हम उनकी बात करते हैं, तजारती खसारे की बात करते हैं, बेल आउट पैकेजेस की बात करते हैं, सब्सिडीज़ की बात करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर बोझ ही बनी रही हैं और ये बोझ वक्त के साथ कम नहीं हुआ, बल्कि ऐसे लगता है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इस बोझ को कम कैसे किया जाए, कुछ उस पर भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं डॉक्टर शुमाइल पहले मैं आपसे पूछ लूँ कि कौन सी 3 ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि अगर वो रिफॉर्म हो जाएँ तो फिर पाकिस्तान में ये जो हमें मसाइल पेश आते हैं, बैरूनी कर्जे की बात कर लें, तजारती खसारे की बात कर लें, ये कम हो जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया तंजीला। देखिए मैं शायद उसका रिवायती बात करने की बजाय में जो ऑन ग्राउंड जो हम देखते हैं, सबसे पहले तो टैक्सेस की शरह को हम हमेशा से कहते हैं कि कम करें। हमेशा से चाहे सेल्स टैक्स हो चाहे डायरेक्ट टैक्सेशन हो, और इसकी साथ साथ इंसेंटिव्स दिए जाएं। और हमारे पास अब एक ये टेस्टेड केस है कि हुकूमत ने आप देखिए कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स का जिस तरह से इंसेंटिव दिया, तो देखें लोगों ने उसके अंदर इंडोर्स किया। इसी तरह से अब जैसे हुकूमत ने इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश की है पूरे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, तो इस किस्म के इंसेंटिव्स क्रिएट करने की जरूरत है जिसमें जो टैक्सेशन है उसमें ज्यादा लोग उस धारे में शामिल हों। देखिए हमें फाइलर्स वगैरह और इस किस्म की चीजों से कुछ फायदा हासिल नहीं हो रहा, हमें पेयर्स बढ़ाने हैं। जब तक हमारा रेवेन्यू जो है वो नहीं बढ़ेगा, हमारे अखराजात तो बढ़ चुके हैं और इसी वजह से वो जो आपकी जो जिसे कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, और वो फिर हमें बाहर से अपने अखराजात को पूरा करने के लिए आगे चलाना पड़ता है। दूसरी बात जो मैं इसमें कहूंगा, जो कि आई थिंक उम्मीद है अभी तो सुनने में आ रहा है कि शायद इसमें शामिल होगा, कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को, जो एसएमई सेक्टर है जो कि पूरे 90% पूरे आपकी पूरी इकोनॉमी के अंदर जो है वो
मिलियंस ऑफ लोगों को एम्प्लॉय भी करता है एग्रीकल्चर में भी, और उसमें उसको विदाउट कोलैटरल आप उसके लिए स्टार्स क्रिएट करें और उनको बाकायदा लेके जिसे कहते हैं गाइड करके। देखिए ये कहना काफी नहीं है कि हमने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है तो वो खुद ब खुद जो है वो कर्जे भी ले लेंगे, हमने मौके कर दिए तो खुद ब खुद करें। बहुत सी उनके पास वो सलाहियतें नहीं है। हमें वो सलाहियतें उनको हैंड होल्डिंग करके और हमें उनको स्टार परफॉर्मेंस क्रिएट करने हैं ताकि हम अपनी आउटपुट्स बढ़ा सकें। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह से हम ये दो चीजें कर लें, और थर्ड जो सबसे अहम है जो हमें नीचे से खींच रहा है और हमें नुकसान पहुंचा रहा है और दीमक की तरह खा रहा है, वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं। हमारे सामने सर्कुलर डेट है, हमारे सामने इतने बड़े बड़े इदारे हैं जो प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पूरे के पूरे बजट को जो है वो नीचे से जो है खोखला कर रहे हैं। तो ये लॉस जब तक हम मेकिंग ये एंटिटीज दो जो तीन चीजें हम नहीं करेंगे लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस की, देखिए ना, वरना तो हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते रहेंगे और ट्रेड डेफिसिट भी इसी वजह से बढ़ा के उसके अंदर बहुत ज्यादा हमारी कंजम्पशन लेड रही। तो ठीक है, अब एक्सपोर्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमने उसको डिस्करेज किया, लेकिन ये मेरे ख्याल से अगर तीन मेन चीजें हों तो ये डेफिनेटली बहुत बड़े, आसान नहीं है, ये कहना आसान है, ये करना मुश्किल है, लेकिन वी नीड टू स्टार्ट समवेयर। और ठीक हमें है। लो हैंगिंग फ्रूट से अब जो है एक्चुअली अब वी हैव टू पुट इन द एफर्ट। वरना जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे, अगर हमने वाकई इकोनॉमीज बनना है तो हमें विल हैव टू पुट इन दिस रियल एफर्ट, हमें दफ्तर से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है जाहिद साहब, आपके ख्याल में कौन सी ऐसे बड़ी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान अगर उसको शुरू भी कर दे, जाहिर है हम जो है वो 70 सालों से जायद का एक मुल्क है और हमारे यहाँ जो रिफॉर्म होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, और वो जो बोझ था वो पाइल अप होता होता आज हम इस नहज पे खड़े हैं। हमें नंबर्स में जाए बगैर कि हमारे ऊपर कर्ज़े कितने हैं, और हमारे आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत बार इस तरह की चीज़ें आती हैं कि पाकिस्तान में जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं वो भी कर्जे के बोझ तले दबी रहेंगी अगर हम इन्हीं ट्रेंड्स के ऊपर चलते रहेंगे। तो कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं इकोनॉमी के जो आप समझते हैं कि या तो उनको मुकम्मल तौर पे चेंज करने की ज़रूरत है और उनको ख़त्म करके कुछ नया करने की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ें हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए बेसिकली ये है कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, पॉलिसीज जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बननी चाहिए। मेरा ख्याल है कि आज से कोई शायद 30 40 50 साल पहले वो लॉन्ग टर्म प्लान बना करते थे, जो बड़ा हम जिसका जिक्र सुनते हैं डॉक्टर महबूब उल हक वाला। अभी तो नहीं है, अब तो इतना एडहॉकिज्म का मामला है कि आप अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 सालों में आप देखते हैं कि हमने 4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर दिए हैं। अभी बजट से पहले मुझे याद है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सारे लोग जो है वो सॉर्ट ऑफ अंडरग्राउंड हो जाते थे बजट डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, लेकिन हमने देखा कि आज से 5 7 दिन पहले सेक्रेटरी फाइनेंस भी चेंज हुए। तो ये चीजें जो हैं वो थोड़ा सा मुश्किलात। बाकी डॉक्टर शुमाइल ने अभी चीजों की तरफ इशारा किया है। बेसिकली जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं ये एक बहुत बड़ा जो है हमारे लिए प्रॉब्लम है। मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर मेरी ब्रांचेस जो हैं उनमें से 1 या 2 ब्रांचेस लॉस कर रही हैं तो मैं उनको बंद जाहिद साहब, मैं करूंगा। आप अगर कता कलामी करूँगी, हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आ रहे हैं जी, फिर डॉक्टर साहब के पास में इस सवाल लेके जाऊंगी और जो इश्यूज आपने उठाए हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सलमान शाह साहब, अगर हम कुछ रिफॉर्म्स की तो हमने बात कर ली, अगर बजट एलोकेशंस के ऊपर भी थोड़ी सी आप रोशनी डालें कि पाकिस्तान जो है उसमें जो हमारे फाइनेंशियल लीकेजेस हैं जिनका भी डॉक्टर शुमाइल भी और जाहिद साहब भी जिक्र कर रहे थे, उनको हम किस तरीके से रोक सकते हैं? हमारे लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, हम हर दफ़ा ये वादा करते हैं इनको बेहतर करेंगे, कर नहीं पाते। अच्छा, एक तो है कि आई थिंक एफबीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही थी। जी जी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एफबीआर में टैक्स का निज़ाम जो है इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसको इट्स इन प्लेसेस द टैक्स रेट्स आर वेरी हाई, उनको रैशनलाइज करना है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना है। एंड दिस टाइम द फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि ही इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट अ यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम, जो कि रियल सेल्फ असेसमेंट होगी और उसमें हैरेसमेंट जो है टैक्स पेयर की वो एलिमिनेट की जाएगी। एंड जो ऑडिट वगैरह का निज़ाम है उसको भी प्रोफेशनलाइज कर दिया जाएगा, आउटसोर्स कर दिया जाएगा। लिमिटेड नंबर्स के होंगे ऑडिट, बट वट एवर दी सेल्फ असेसमेंट जो देंगे वो
जनरली एक्सेप्टेबल होगी। सो ये एक आई थिंक बहुत बड़ा चेंज आएगा, जिससे टैक्स पेयर जो है वो भी उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि उसके साथ ज्यादती नहीं होगी एंड ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आएंगे। आई ठीक थिंक है। और कोई ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिन पे आप समझते हैं कि मज़ीद टैक्स लगाने की ज़रूरत है, या हम रिलीफ और सब्सिडीज ही दे दे के गुजारा करेंगे? नहीं, आई थिंक ये टैक्स हमारे इतने ज़्यादा बीमार है टैक्सों की कि आप टैक्स नेट कोई बड़ा कर लें तो वो आपकी खासी बॉयंसी आ जाती है टैक्स कलेक्शंस में। मेन चीज़ ये है कि हमने इसको ब्यूरोक्रेसी के हाथ से निकाल के टेक्नोलॉजी के हवाले करना है कि टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाए, फेस टू फेस इंटरेक्शन को ख़त्म किया जाए और डेटा बेसिस ऐसी होनी चाहिए जिससे साफ नज़र आ जाए ठीक कि है। और कौन कौन से है। ऐसे सेक्टर्स हैं जहां आपको लगता है कि एक्सपेंडिचर भी हमें कम करने की ज़रूरत है? जी, आई थिंक कि इसमें मसलन ट्रेडर्स का है और जो रिटेल है, होलसेल मार्केट्स हैं, सर्विसेज सेक्टर में बहुत से एरियाज हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग में हमें आसानी पैदा करनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन में टैक्सेस तो नहीं हाइल हो रहे। कई रेट्स हमारे इतने हाई हैं कि जिसकी वजह से फिर बहुत सी रिपोर्टिंग जो है वो अंडरग्राउंड इकोनॉमी में चले जाते हैं लोग। तो वी हैव टू ब्रिंग देम आउट, क्योंकि 21वीं सदी में आपने एक ब्लैक मार्केट और एक वाइट मार्केट का कॉन्सेप्ट जो है वो सही नहीं है। ठीक सो है। आई थिंक इट इज थिंग which needs to be done. ठीक है जाहिद नेक्स्ट साहब। इज आई थिंक आल्सो आपका जो पावर सेक्टर है, जी जी। इसकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी हैज टू कम डाउन। और बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए एनर्जी इज इम्पोर्टेड एनर्जी, सो इम्पोर्टेड एनर्जी को आपने लोकल एनर्जी से रिप्लेस करना है। इसलिए आप देख रहे हैं कि ठीक है, ये एक गवर्नमेंट लॉन्ग आपको टर्म ज़ाहिर है मंसूबा है। लेकिन जाहिद साहब, अगर मैं डैम आपसे की भी तरफ जल्दी जा से रहे हैं। पूछ लूँ कि बजट एलोकेशंस के और ऊपर, सलमान साहब मुझे जाहिद साहब की तरफ ज़रा जाने दीजिए। जाहिद साहब, कैसे बजट एलोकेशंस को आप देखते हैं? पाकिस्तान प्रायोरिटाइज सही करता है? हम अपने वो डेफिसिट एक्सपेंडिचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, कैसे कम करें उसको? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि चूंकि देखें, हमारी ऑफ कोर्स रेवेन्यूज कम है और हमें साल से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। उसको प्रायोरिटाइज करने के लिए एक तो PSDP जो है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो ठीक है। इस दफा 900 बिलियन रुपीस की बात हो रही है। दिस इज वेरी गुड थिंग, इट्स बैडली नीडेड। फिर ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। स्किल डेवलपमेंट में पाकिस्तान लैकिंग करता है और उसके हवाले से इसको काम करने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हवाले से जो है वो एजुकेशन के मामले में हम बहुत पीछे हैं। और फिर उसके अलावा ये जो सब्सिडी को लोग नेगेटिव समझते हैं, कहीं किसी जगह पे मुल्क की जरूरत होती है सब्सिडी देना। फॉर एग्जाम्पल, अब जो टेक्सटाइल या फॉर दैट मैटर जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, उसको सब्सिडी देने में कोई हर्ज नहीं है। और इसी किस्म की जो और चीजें सब्स्टिट्यूट है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट में अगर लोकल प्रोडक्शन होती है तो उसमें सब्सिडी दी जाए, लेकिन वो सारी ताकि जिंदगी के लिए पाकिस्तान सब्सिडी देना तो इज नॉट अ गुड आइडिया। नॉट सारी के लिए, लेकिन कभी अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। देखें, कई सारी अब मोबाइल फोन है, पाकिस्तान $1 बिलियन के मोबाइल फोन इंपोर्ट करता था। दिस इज नॉट अ नेसेसिटी, यू नो। तो अब पाकिस्तान के अंदर 1-2 फैक्ट्रीज लगी हैं, उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए ताकि वो आपको इंपोर्ट सब्सिडी मिले। तो इस किस्म की कई एग्जांपल्स मिल सकती हैं आपको कि जिसके अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव दे, सब्सिडी दे, डजंट मैटर। ठीक होगा। शमाइल साहब, आपके लिए क्या टेक अवे आज की डिस्कशन का, और कैसे आप देख रहे हैं बजट को आइंदा? मैं डॉक्टर साहब की और जाहिद साहब की बात को इन कंटिन्यूएशन लेके चलता हूँ। देखिए, जो स्ट्रेटजी है ना, जो डायरेक्शन है, वो है कि फ्रॉम क्रेडल जब से शुरू होता है ना पूरा सेक्टर, कोई भी सेक्टर, और हमारे बेतहाशा सेक्टर हैं जो अभी अंडर जिसे कहते हैं वो, उनको हमें मौका नहीं दिया, उनको हमें लेके चलना है। तो सब्सिडी, जिस तरह अभी बात कर रहे थे जाहिद साहब, वो सब्सिडी आप दें लेकिन वो ग्रेजुएटेड तरीके से उनकी स्किल्स में इजाफा करें, उसको फॉलो अप करें और उसके साथ साथ उसके आउटपुट्स दें, उनको डायरेक्टली कैश ट्रांसफर्स नहीं करें। तो ये नतीजे में आप आउटपुट्स को मेजर करें। हम सिर्फ ये करते हैं कि हमने पैसे दे दिए या हमने सब्सिडी दे दी है और हम उम्मीद करते हैं कि खुद ब खुद ग्रो हो जाएगा। इट नीड्स टू बी
हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, मतलब हमें आपने बेल क्यूरेट आउट करना पैकेजेस के साथ साथ आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूशंस की करनी है, अदरवाइज तो वो हाँ, यूजलेस है। और हम जरूरी नहीं कि हम सबको एकदम शुरू करें, हम पायलट करें और उसके अंदर स्टार परफॉर्मर्स लेके आए, उससे खुद ब खुद वो ग्रो करेंगे। तो इट हैज टू बी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। हमें पुराना रिवायती अंदाज 1950 और 60 को निकालें और थोड़ा सा निकलें बाहर। वी नीड टू गेट ऑन विद इट, यू नो, लेजर फोकस किस्म के तरीके से। थैंक यू सो मच। देयर इज अ लॉट मोर जिस पे बात हो सकती है, लेकिन डॉक्टर सलमान शाह साहब, जाहिद लतीफ़, डॉक्टर शुमाइल दाऊद, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान को नॉन कन्वेंशनल जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ज़रा ग्रोथ के मौके और उनका पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में टैक्स नेट बढ़ने की अशद ज़रूरत है और ज़्यादा मज़ीद टैक्सेस बढ़ाने से शायद ये मामला हल नहीं होगा। साथ साथ जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो चाहे FBR की हों, चाहे वो बाकी जो स्टेट एंटिटीज़ हैं, जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, जब तक उनके ऊपर हमें कोई किक स्टार्ट नज़र नहीं आता तब तक पाकिस्तान ऐसे ही तिजारती खसारे, बैरूनी कर्ज़ों और ऐसी चीज़ों के बोझ में और IPPs और इन तमाम मामलात में फंसा रहेगा। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि इस्लाहात जिसका हुकूमत ने वादा किया है वो वाकई हमें मुकम्मल होती हुई नजर आए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।